Good morning, everyone. This is Anil Singh, your maths faculty, and today I am going to start a beautiful topic of coordinate geometry, straight line. Straight line is your first topic of coordinate geometry, and already I have discussed 3 or 4 topics related to coordinate geometry like hyperbola, है ना, ellipse and parabola, circle also, and आज मैं बात करूंगा स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो सभी चैप्टर्स में अप्लाई होते हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी रेखा। ठीक, सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है या क्या होती है, अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। लेकिन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये सब मिलके स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारी। कलेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सीक्वेंस में होने चाहिए। कलेक्शन तो हो लेकिन ऐसे आने चाहिए, मतलब एक के पीछे एक आना चाहिए, मतलब वन आफ्टर अनदर। ठीक, ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे मायने रखता है। तो अगर लाइन यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन यहाँ पे बनाई जा सकती है। खैर, तो मैंने ये आपको समझाया कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होती है, तो ये सब बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जिस तरह से पढ़ना है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है ना। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी कई तरीके की होती हैं। ठीक है, वो इसमें सभी तरीके हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने तरीके होते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। इसके बाद बात करेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पर, और यही पूरे एक तरह से क्वेश्चन, इसमें जो टॉपिक है इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट लाइन का वो स्लोप पर डिपेंड करता है ना। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसकी बात करेंगे हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इसकी बात करेंगे। कुछ बातें हम लोग, चूँकि जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट से मिलके बना है, मैंने अभी आपको बताया, तो कुछ बातें हम लोग पॉइंट्स की भी करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ बातें हम लोग पॉइंट्स की भी करेंगे कि पॉइंट्स क्या हैं और वो इनकी पोजीशन को कैसे निकालते हैं। चलिए, तो आप लोग इतना देखिए, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसकी बात करता हूँ।
चलिए बात करते हैं आगे, है ना। बात करते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया कार्टेशियन प्लेन और पॉइंट्स ये सब चीज़ों का होना चाहिए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ इसमें कि अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन ये क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। इसका ये मतलब है, जैसे मैंने ये क्वाड्रेंट ले लिए है ना, या कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन ले लिया है, एक्स और वाई इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो होती हैं, इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, इसको नेगेटिव एक्स या एक्स डैश भी कह सकते हैं हम, इसको वाई, सॉरी ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से ये तो बात आप जानते होंगे। ये है हमारा ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और अगर मैं बात करूं कि ये जो 4 पार्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ये कह सकते हैं ये जो एरिया 4 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है प्लेन, इनको क्या बोला जाता है ना। तो इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश, इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस तरीके से ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाए ऐसे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, अब आप ये देखिए, जब भी किसी पॉइंट को दिखाया जाएगा तो सबसे पहले हम x में चलेंगे, फिर y में चलेंगे। तो पहले हम x में कितना चले, x चले, और y में कितना चले, प्लस y चले, मतलब y चले, ठीक है। या x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 अगर है तो x1 इधर चले, y1 इधर चले। अब आप बताइए मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले मैं इधर y1 चलूँ फिर x में चलूँ, बट ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करता। हमेशा याद रखें, कभी भी अगर आपको कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स को शो करना है, तो जब उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, मतलब एक तरह से ये एड्रेस ऑफ पॉइंट होता है ना। ये एक तरह से क्या है, एड्रेस है। एड्रेस का मतलब एड्रेस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का ये एड्रेस है, कि इस पॉइंट का एड्रेस का मतलब है कि ये पॉइंट आखिर कहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, बात इसकी हो रही है। तो ये है हमारा एड्रेस ऑफ पॉइंट। अब अगर देखा जाए तो भाई पॉइंट का एड्रेस क्या है, पॉइंट एक तरह से जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ पे हमें पहुँचना है, वही पॉइंट का एड्रेस है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये x1, y1 इसका एड्रेस है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, ये जो x1 होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इस y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है x और y, इसको अगर मैं कहूँ तो इसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की, कि अगर किसी भी, अच्छा एक बात और इसमें समझ लीजिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये x और y, x डैश, y डैश, ठीक।
तो अगर कोई लाइन ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दी जाए, मतलब कि कोई ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और अगर ये दूरी a है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी अगर मैं बोलूँ तो आप बोलेंगे x इक्वल टू a, है ना, क्योंकि ये x में कितना कट कर रही है लाइन, कितना इंटरसेप्ट, है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है a, तो ये हो जाएगी x इक्वल टू a। अगर कोई लाइन इधर ड्रॉ की जाए तो ये तो माइनस a होगा, फिर ये माइनस a होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस a। क्लियर। अगर कोई लाइन इधर ड्रॉ की जाए तो ये देखिए y एक्सिस में कट कर रहा है, कितना कट कर रहा है, b, है ना, कितना कट कर रहा है, b, तो ये बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, b। क्लियर। और वैसे ही यहाँ पे कितना कट कर रहा है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये माइनस b होगा, और ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस b। तो इस तरीके से इस लाइन की इक्वेशंस को लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको देखिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ, मैं बात कर रहा हूँ अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर। चलिए, जैसे ये एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया हमने और एक पॉइंट ये ले लिया, ये A है और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1, इसके हैं x2 y2। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ ऐसे, तो देखिए मुझे ये बतानी है, ये दूरी बतानी है ना, AB की लेंथ बतानी है, तो AB भी क्या है, एक तरह से लाइन है ना, तो इसकी जो मुझे लेंथ है वो बतानी है कितनी होगी। तो आप बताइए, डिस्टेंस बिटवीन मतलब इनके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये y1 होगी, क्योंकि हम यहाँ पे y1 ट्रैवल कर रहे हैं, और ये वाली जो लेंथ होगी ये x1 होगी। वैसे यहाँ देखिए ये आएगी यहाँ पे, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक x2, और ये वाली लेंथ पूरी y2। अब इसको आप ज़रा इससे मिला दीजिए, देखिए ये 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट को आप E मान लीजिए, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये कितनी लेंथ आएगी, ये आएगी x2 माइनस x1, तो ये भी हो जाएगी x2 माइनस x1। ये वाली लेंथ अगर निकालनी है हमें, तो बताइए ये पूरी y2 है, ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। तो अगर AB की लेंथ निकाली जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि ABE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल ABE इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स वाई हम कह सकते हैं
कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो y2 माइनस y1, या तरीका यही होता है कि आप पहले x को लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर ए बी डायरेक्ट पूरा निकालना है तो आप यहाँ से अंडर रूट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गई लेंथ हमारी ए बी की। ठीक, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अगर मैं इसी तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट्स इसके ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये 2,3 है और ये मान लीजिए क्या है 5,7 है, तो बताइए x2 माइनस x1 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 5 माइनस 7 5 माइनस 2 है ना, यहाँ पे क्या आएगा y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3, और इसका अंडर रूट ले सकते हैं हम लोग। तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा 5, है ना, आंसर क्या आ जाएगा 5। तो एक तरह से ये जो लेंथ आ गई है हमारे पास, ये कितनी आ गई है 5। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सॉल्व करना, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको आई थिंक पता भी होंगी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखी होंगी ये सारी चीज़ें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चीज़ें रिमाइंड कराई जा रही हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए, कोई भी अगर फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है तो कम से कम आपको इसमें ये पता हो कि आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट जो भी हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा, इतना आइडिया आपको होना चाहिए, बेसिक बातें आपको समझा दी गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ, अब हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कई तरह की होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली अलग होती है, ग्रेडियंट फॉर्म वाली अलग होती है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो अलग होती है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूँ आपको। तो सबसे जो पहला जो इसमें टाइप है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं बात कर रहा हूँ अभी इंटरसेप्ट फॉर्म की, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। अब इसमें से मान लीजिए कि कोई ऐसी लाइन जा रही है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये जो वाई और एक्स एक्सिस में ये जो पार्ट कट हो रहा है ना, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं? अंतःखंड, अंतःखंड।
खंड। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये कट कर रहा है बी और यहाँ पे कट कर रहा है ए, ठीक है, इतना मान सकते हैं। अब आप ये देखिए, मुझे बताइए, ये तो 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? b, 0, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है, तो आप बताइए, इसको अगर मैं ऐसे मिला देता हूँ, इसकी आप लेंथ को कुछ भी मान सकते हैं, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। इस पॉइंट को बस देख लीजिए कि ये मान लीजिए पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट कितना है? ई है। उसके बाद बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं कि ये जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता ही नहीं है क्या है। तो मान लीजिए आप x, y है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है ना क्या है। तो अगर ये x, y है, ये तो कोई पॉइंट है जो एक कोऑर्डिनेट, इसमें कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो आप बताइए, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली और ये वाली, क्या ये x होगी और ये y होगी? तभी तो मैं, ये x ये y, तो ये भी x और ये y, तो बताइए तभी तो मैं यहाँ पे पहुँचूँगा x, y में। आप बताइए, अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से, ये परपेंडिकुलर तो होगी, इतना तो क्लियर है ना, परपेंडिकुलर होगी, इतना तो बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे। अगर मैं ट्रायंगल, इस पॉइंट को कुछ ले लीजिए आप, इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा, ये F है, ये O है, ये मान लीजिए G, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए। तो हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं कौन से वाले ट्रायंगल की? FOG की। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, अगर मैं कहूँ FOG का जो एरिया है वो क्या दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया? कौन कौन से? ट्रायंगल FOE में और ट्रायंगल OEG में, OEG में, ये दो ट्रायंगल में एरिया इसका डिवाइड हो गया। और अगर मैं एरिया इसका लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा? इसका एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये बेस है और ये हाइट है, तो ये 1/2 A इंटू बी हो जाएगा। और इसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए x इंटू बी, x इंटू बी, ये क्या हो जाएगा? 1/2 A इंटू वाई, ये A इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ से क्या 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा AB इक्वल टू XB प्लस AY। अगर मैं AB से थ्रू आउट डिवाइड कर दूँ, डिवाइड बाई AB थ्रू आउट, अगर मैं AB से पूरे में डिवाइड कर दूँ तो आप बताइए, ये AB से डिवाइड हुआ, ये AB से डिवाइड हुआ, ये कट गया, ये कट गया और ये पूरा कट गया, तो ये कितना आ गया? 1 इक्वल टू x अपॉन A प्लस y अपॉन B। तो ये देखिए मेरी एक इक्वेशन आ गई है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए अब इसके बाद मैं बात करूँगा इसके नेक्स्ट फॉर्मेट की, इक्वेशन ऑफ लाइन की। चलिए चेक करिए, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट।
चलिए बात करते हैं इसमें इसके अगले पॉइंट की और देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, equation of line in the form of gradient। ठीक तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो ग्रेडियंट है ये क्या है ना, इसकी बात कर लेते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, इसका मतलब होता है स्लोप। ठीक, और स्लोप को दिखाया जाता है tan थीटा से, स्लोप को दिखाया जाता है tan थीटा से, और इसी को हम लोग m मान लेते हैं, है ना। इस चैप्टर में tan थीटा को लिखा जाता है m। क्लियर, tan थीटा को लिखा जाता है m। तो यहाँ पे जो m है ये हमारा क्या एक तरह से tan थीटा है, और tan थीटा ही क्या है, स्लोप है। ये जो m है ये tan थीटा है, और tan थीटा ही क्या है, स्लोप है। तो आप बताइए क्या आप ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है उसी को tan थीटा लिखा जा सकता है, और जो tan थीटा है उसी को हम लोग m लिख सकते हैं। और अगर हम m लिख सकते हैं इसको, तो आप ये बताइए, आपने ये इक्वेशन जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, y = mx + c। ये इक्वेशन आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, y = mx + c। इसी को बोला जाता है ग्रेडियंट फॉर्म, है ना। चलिए तो बात करते हैं कि ये जो tan थीटा m है ये यहाँ पे रहा होगा और ये रिप्लेस किया गया होगा m से। अच्छा एक और बात, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्लोप देखिए क्या होता है। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप के बारे में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्लोप, गलती से कुछ लोग इसमें एंगल को लिख नहीं पाते हैं। कई बार गलती से इस एंगल को, ये जो थीटा एंगल है, इसको गलती से कुछ और रख देते हैं, वैसे होता नहीं है वो। तो देखिए सबसे पहली बात ये समझिए, अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है ऐसे, ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर मैं कहूँ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलेंगे tan 45, आप बोलेंगे tan 45। अगर मैं कहूँ एक लाइन है यहाँ पर और ये 45 का एंगल बना रही है, तो क्या इस लाइन का भी स्लोप यही होगा tan 45? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। केवल एंगल को देख के आप स्लोप नहीं बता सकते हैं कि बस आपने एंगल देखा 45 यहाँ पे रख दिया, चिपका दिया एंगल 45, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि देखिए स्लोप ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाली है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इससे आपको देखना, देखिए ये वाला तो 45 ही था ना, इधर से जब चलेंगे तो 45 डिग्री आएगा। अच्छा इसकी अगर बात करें तो ये वाला 45 नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, 90 90 180 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। तो आप बताइए अगर देखा जाए तो ये जो स्लोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। तो अगर ये पूरा, ये तो 180 हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा 180 हो गया। 180 में 45 और जोड़ दीजिए आप, तो 180 में जब आप 45 और जोड़ेंगे तो बताइए कितना रहेगा, 225 डिग्री, 225 डिग्री। ठीक है, 225 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा, मतलब जो थीटा होगा, वो हो जाएगा 225 डिग्री। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है सबसे पहले कि जो स्लोप है वो आप हमेशा कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। ठीक है, इस तरह आप नहीं कर सकते हैं कि आप कहीं से भी उसको काउंट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं
इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है, अब एक ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है नॉर्मली। अच्छा, ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है वाई एक्सिस पे, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सी, है ना। उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे कोई ले लूँ एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए एक्स वाई, तो आप देखिए अगर इसको ऐसे मिलाया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, तो बताइए ये एक्स वाई है तो ये एक्स होगा, तो ये भी एक्स होगा, ये पूरा वाई है ना। ये सी है तो ये सी होगा, तो ये पूरा वाई अगर है तो ये वाई माइनस सी हो जाएगा, ये वाई माइनस सी हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। क्योंकि मुझे स्लोप के हिसाब से बात करनी है तो स्लोप इसका थीटा होगा भाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप देख लीजिए एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो आप बताइए मुझे, आप ही बताइए, ये जो एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लगा देता हूँ, मान लीजिए tan थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, y माइनस सी। ये जानते होंगे आप, लंब बटे आधार होता है। और जब मैं सॉल्व करूँगा तो y माइनस सी इक्वल टू tan x, और बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। और tan थीटा है ना, थीटा जो है वो वैल्यू क्या देगा, m। अभी मैंने बताया tan थीटा को m लिखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अगली इक्वेशन क्या होगी उसको देखेंगे अब हम लोग। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। देखिए देख लेते हैं कि अगर कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से होके जा रही है तो उसकी इक्वेशन को हम लोग किस तरह से लिखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two distinct points। ठीक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई ये लाइन है, अब ये 2 बिंदुओं से होके जा रही है। मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके हैं x2 y2। ठीक है,
x2 y2। अब देखिए, अगर अभी थोड़ी देर पहले आपको याद हो, मैंने इस टाइप का एक फिगर बनाया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिए गए थे और इसमें इस टाइप से ये था, ये आया था x2 माइनस x1, ये आया था y2 माइनस y1, है ना। तो अगर tan थीटा, मैंने अभी आपको बताया कि tan थीटा हमेशा क्या होता है, tan थीटा हमेशा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो जब इसकी इक्वेशन लिखी जाती है तो ऐसे लिखी जाती है, देखिए x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, इस टाइप से ये इक्वेशन को लिखा जाता है। और जब हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख देंगे तो आप ये बताइए मुझे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये है tan थीटा, है ना। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जाता है इसको m x माइनस x1। तो ये जो m है ये क्या है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, m ही tan थीटा है और tan थीटा ही क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दो डिफरेंट पॉइंट, एक ही जगह पे ना हो, अलग अलग जगह में हो, उनकी पोजीशन थोड़ा सा अलग होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट की इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है इसका देखिए ज़रा, उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बात कर लेते हैं जरा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन की। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये दो एंगल हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से आप ले सकते हैं। और आप बताइए कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो आप बोलिए, ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो आप बताएं मुझे ये वाला एंगल कैसे आता है। देखिए ये जो एंगल होता है इन दोनों का सम होता है ना। तो जो बीटा होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो फिर थीटा क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, है ना, बीटा माइनस अल्फ़ा। अगर मैं दोनों तरफ का टैन ले लूँ, अगर मैं टैन ले लूँ, टैन थीटा बराबर टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा, और टैन बीटा को मैं m1 मान लूँ, इसको m2 मान लूँ, तो आप बताइए टैन, जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, जब मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा इस तरह से आप ले सकते हैं, एक मिनट, टैन लेंगे तो ऐसे आएगा ना b माइनस अल्फ़ा। तो ये एक तरह से ये क्या आ गया, टैन a माइनस बी, टैन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो आप बताइए कि टैन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे क्या, टैन बी माइनस टैन
अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस, ये यहाँ प्लस होता है शायद, यहाँ माइनस होता है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। क्या ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं tan a माइनस बी का? और अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो आप बताइए मुझे, अच्छा यहाँ माइनस होता है, ये प्लस होगा, ठीक है, ये इस तरह से ही होगा, मतलब माइनस है तो ऊपर माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस। अब आप रख दीजिए यहाँ पे tan बीटा की जगह मैं लिख दूँ m1 और tan अल्फ़ा की जगह लिख दूँ m2। तो बताइए क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो ये आ गया। देखिए अब अगर मैं यहीं पे थीटा को लिख दूँ 0 डिग्री, थीटा को क्या ले लूँ 0 डिग्री, तो tan 0 होगा। tan 0 कितना आता है, tan 0 अपने पास अगर देखा जाए tan 0 कितना आता है, tan 0 तो 0 ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यहाँ पे आएगा tan 0 0, जब ये इधर से आएगा तो देखिए क्या आएगा m1 बराबर m2। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर m1 इक्वल टू m2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन का जो स्लोप है वो सेम है। और अगर कभी भी दो लाइन उनका स्लोप सेम हो जाए तो समझ जाइए कि ये एक पैरेलल लाइन्स है। अगर कभी भी दो लाइनों का जो स्लोप है, स्लोप अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स है। और अगर मैं tan यहाँ पे थीटा को 90 रख दूँ, मान लीजिए थीटा को 90 रख दूँ तो क्या होगा, तो tan 90 आएगा। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है मतलब 1/0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2 आएगा और इधर पूरा 0 हो जाएगा, तो m1 इंटू m2 कितना आ जाएगा, -1। तो देखिए ये रिलेशन बहुत फेमस रिलेशन है, आपको ये पता होगा कि अगर कभी भी थीटा 0 हो, थीटा 90 हो जाता है तो जो एक तरह से m1 मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर कभी भी -1 आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देनी है, ये दो लाइन एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये दो कंडीशन यहाँ पर हैं। तो ये याद रखें हमेशा कि अगर कभी भी दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, और अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो उसमें अगर एक लाइन का स्लोप आपको कुछ दे दिया जाता है ना, मान लीजिए एक लाइन है जिसका स्लोप आपको दिया गया -3, और अगर इसी लाइन पे मान लीजिए ये लाइन है, इसी पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है और उस लाइन का स्लोप जब निकाला जाता है तो बताया जाता है उसमें कि इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब 1/3 कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इस टाइप से बताया जाता है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -3 इंटू 1/3, देखिए क्या माइनस बना रहा है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई। तो हमेशा याद रखें अगर कभी भी आपको एक लाइन दी जाए और बोला जाए कि इसी लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन है उसका स्लोप बताइए, तो जो भी पहली लाइन का स्लोप होगा उसको उल्टा करके साइन चेंज कर दीजिए बस, तो ये आ जाता है स्लोप ऑफ अदर लाइन। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो स्लोप फर्स्ट लाइन का होगा वही स्लोप सेकंड लाइन का होगा। तो चलिए ये आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे बात करते हैं।
तो चलिए बात करते हैं अब इसके अगले पॉइंट की। और मैंने जैसा कि इसमें बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बाद एक पॉइंट मैंने लिखा था जिसको मैंने बोला था सेक्शन फॉर्मूला। तो बात कर लेते हैं अब सेक्शन फॉर्मूले की। ठीक है, बात कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले की कि सेक्शन फॉर्मूला किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अगली क्लास अगर मैंने इसमें ली तो फिर मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। अगर मैं इसी टॉपिक की अगली क्लास लेता हूँ तो फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फिर मैं उसके क्वेश्चंस भी कुछ जो भी इसी से इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे जो इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। ये क्या होता है? सेक्शन फार्मूला का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक लाइन है ना, ये एक लाइन है। इस लाइन में इसके कोऑर्डिनेट हैं मान लीजिए x1, ये y1, ये x2, y2। ठीक, और कोई एक पॉइंट है, ये मान लीजिए a है, ये b है, और कोई एक पॉइंट c है जो यहाँ पर है। अब वो c इसको किसी ना किसी रेशियो में तो काटेगा ही। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये m1 और m2 रेशियो में काटेगा, है ना, ये कह सकते हैं डिवाइड करेगा। लाइन को m1 और m2 दो पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। कौन? सी पॉइंट। तो फिर देखिए कैसे सेक्शन फॉर्मूले को लिखते हैं। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई हैं तो एक्स वाई को कैसे लिखा जाए इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहले आप लेंगे m1 और इधर वाला कोऑर्डिनेट मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x, ये हो गया x। और y के जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसी में देखिए y के कैसे लिखेंगे, m1 y1 या m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तरीका होता है इसको लिखने का, है ना, ये तरीका होता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट बिल्कुल मिड में आ जाए तो m1 m2 क्या हो जाएंगे, किस रेशियो में हो जाएंगे? अगर C इज अ इफ, स्पेशल कंडीशन है इसकी, स्पेशल केस है इसका, इफ C इज अ मिड पॉइंट तो क्या होगा? देखिए, तो m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1 का। तो आप जहाँ जहाँ पे भी m1 m2 है वहाँ पे 1 1 डाल दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, 1 यहाँ पे 1, तो फिर ये तो कट जाएगा, 1 1 आएगा दोनों तरफ, तो x1 x2 बाई 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, m1 प्लस m2 दोनों 1 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। ठीक, इसी में क्या होता है कि कई बार ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरनली है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल इंटरसेक्शन। एक होता है एक्सटर्नल इंटरसेक्शन, एक होता है एक्सटर्नल इंटरसेक्शन। एक्सटर्नल कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये लाइन है, अब इस लाइन को, ये पॉइंट A है और ये B है, जो C पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, जो C पॉइंट है वो लाइन से बाहर है। तो फिर देखिए जो AB था, AB जो था सॉरी AC था m1, तो AC ये पूरा m1 ये हो गया, और BC कितना था m2, तो BC कितना है m2, तो फिर AB कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2। तो यहाँ पे बस जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो केवल साइन को चेंज करेंगे, जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब मैं एक्सटर्नली इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस,
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उस फॉर्मूले में केवल क्या चेंज होगा, माइनस साइन हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा। तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि सेक्शन फॉर्मूले में। और दूसरी एक और बात कि जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो ये अच्छा एक बात और समझ लें, इसको रटना नहीं है आपको कि आप पता चले कि इस तरह से इस फॉर्मूले को याद कर लें। फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्योंकि कई बार M1 इधर हो सकता है, M2 इधर हो सकता है। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। आपको करना क्या है, जब आप इधर वाला सेक्शन लेंगे तो मल्टीप्लाई इधर वाले का होगा। जैसे M1 ले रहे हैं तो x2 आएगा साथ में, और फिर M2 ले रहे हैं तो x1 आएगा साथ में। तो ऐसे इंटरचेंज फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज करके लिखेंगे। अब देखिए, जब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो ये M1 M2 नहीं लिया जाता कभी भी, ध्यान दें। हमेशा क्या लिया जाता है, लैम्डा और 1। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। जब मैं यहाँ पे लैम्डा रखूँगा, लैम्डा x2, और यहाँ पे M2 मतलब 1, मतलब 1 इंटू x1 तो केवल x1 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस लैम्डा। तो देखिए M1 M2 में क्या हो रहा है कि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें वेरिएबल कम हो गए, है ना। लैम्डा ही केवल वेरिएबल बचा, एक वेरिएबल कम हो गया, तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप लैम्डा और 1 का यूज करते हैं तो खैर अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट। जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा अगली जो भी क्लास होगी उसमें, तो आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ में आएगी कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ इसके आगे। ठीक है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े सभी इम्पोर्टेंट थे, और ये सभी पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस केवल बड़ी चीज़ों को पढ़ने से सॉल्व कभी नहीं होते। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी आप बड़े कॉन्सेप्ट कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस में आप कभी सोच नहीं पाएंगे इतना कि इस तरीके से भी आप कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसको अलग से बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है यहाँ पे P मान लीजिए, तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर है ये मुझे बताना है, ये यहाँ पे कितनी दूरी पर ये बताना है। तो आप बताइए, ये जो इंटरसेप्ट है ये B होता है, ये A होता है ना, ये A होता है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है हमें कि जब भी आपको इसकी इक्वेशन लिखनी हो, इसकी इक्वेशन लिखनी हो या सॉरी इसका जो डिस्टेंस बतानी हो, ये जो दूरी है ये बतानी है, तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। आप बस केवल क्या करिए, इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट हैं, मान लीजिए अभी तो मैं फिलहाल x1 y1 मान लेता हूँ, उनको आप इससे रिप्लेस कर दीजिए। इनके जो कोऑर्डिनेट हैं जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो x की जगह x1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई 1
प्लस सी इक्वल टू प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है, ये ए और ये बी, तो इससे ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो जाए, तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन हो गया यहाँ से, अच्छा हमेशा याद रखें कि डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है ये, वैसे ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी। और अगर मैं बात करूँ ये दूरी की, ये दूरी अगर मैं मान लूँ जेड मान लूँ, ठीक है, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये तो 0 0 हो गए, तो जो x1 y1 है यहाँ पे वो 0 0 हो गया, तो जब मैं x1 यहाँ पे डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो c अपॉन क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम origin फ्रॉम origin। ठीक, तो चलिए मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी बेसिक्स थे वो मैंने आज आपको फाइनली सॉल्व करवा दिए हैं सारे, और है ना, जो भी बेसिक्स थे वो सारे आज मैंने आपको बता दिए हैं इस टॉपिक के। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते ही आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और वाकई अगर मेरी क्लास लगती है तो फिर मैं तो इसको सॉल्व करवाऊँगा ही। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, इसके आगे भी बहुत कुछ है इसमें अभी, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। आईआईटी के लेवल पे अगर देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और अगर हम बेसिक किसी एग्ज़ाम को लेते हैं, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम को लेते हैं, तो इतना सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, तो देखिए वही तरीका होता है कि आप क्लास को पूरा सही से वॉच करें और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवाइज करें, ठीक है, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर समझ में आए। तो फिर मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और आप इसको रिवाइज करते रहिए, और अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।